आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के लेसन 1 में लेक्चर 3 में हम लोग बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के इरिगेशन प्रोसेस को पढ़ेंगे। इरिगेशन जूनियर क्लासेस में भी आप लोग को बताया जाता है कि इरिगेशन क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में सिंचाई कहते हैं। और पौधों को उसके विभिन्न एक्टिविटीज के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो, चाहे वह फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो या ट्रांसपिरेशन हो। डिफरेंट एक्टिविटीज में वाटर का इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए। तो उस वाटर को हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग फील्ड को इरिगेट करते हैं जिससे क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर सप्लाई है। इरिगेशन क्या है, देखिए मैंने छोटा सा डेफिनेशन आप लोग को बताया है कि इरिगेशन मींस सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड। जो खेत में लगे हुए फसल हैं उसको पानी सप्लाई करना, पानी देना, प्रोवाइड करना समय समय पर एट स्पेसिफिक इंटरवल, मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद। ऐसा नहीं कि हम लोग वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए फील्ड में, तो हम लोग इस तरह से वाटर प्रोवाइड करते हैं एक निश्चित अंतराल पर कि फसलों को पानी की क्षतिपूर्ति भी हो जाए और पानी अधिक मात्रा में भी नहीं हो, जिससे फसल का नुकसान। अब यदि वाटर को हम लोग क्या सोर्स, तो हम लोग इरिगेशन के लिए डिफरेंट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वाटर जो हम लोग के लिए अवेलेबल है जिस भी रूप में हो, जो सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है, दोनों को हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन पर्पस में। तो वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेनी सोर्सेस, बहुत सारे संसाधन जिससे हम लोग पानी को प्राप्त करते हैं, जैसे वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल, चापाकल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब सरफेस वाटर है। नदी, पोखर, तालाब, झील, डैम्स, कैनाल्स, डिफरेंट सोर्सेस हैं जहां पर हम लोग पानी को जमा रखते हैं या नेचुरल प्रोसेसेस से वाटर जमा होता है, जिसको हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये सब सोर्सेस हैं जिससे हम लोग वाटर को प्राप्त करते हैं। अब देखिए हम लोग प्लांट्स को इरिगेट करते क्यों हैं, इरिगेशन की क्या आवश्यकता है, इरिगेशन से क्या सा फायदा है। मैंने पहले लाइन में ही कहा कि इरिगेशन आपको प्लांट्स के वेरियस एक्टिविटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिखा भी है। इट प्रोवाइड्स वाटर टू द प्लांट्स फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज। पौधों के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पानी की आवश्यकता है। वह क्रियाकलाप क्या है, तो मैंने बताया कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो, तो फूड जो है, जो फूड लिव्स में प्रिपेयर होते हैं, वह आपको वाटर के साथ मिक्सअप होकर ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रेवल करता है। आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर भी प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है, तो रूट के द्वारा सॉइल से ही ऑब्टेन करता है। तो जब आप इरिगेट करेंगे तभी सॉइल में वाटर होगा नहीं, और उस वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करेगा और वही आपको लिव्स तक और डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर में हेल्प करता है वाटर। फोटोसिंथेसिस में आप जानते भी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में भी वाटर का इंपॉर्टेंस है। तो ये वेरियस एक्टिविटीज के लिए वाटर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कि रूट्स फेल टू डेवलप एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल, आप जो पौधे लगाते हैं मिट्टी में, तो कहता है उसकी जड़ें विकसित नहीं हो पाता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। कब, जब पानी का अभाव होता है, जब मिट्टी सूखी हुई होती है, ड्राई सॉइल होता है, तो उसमें डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए ये भी जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल। अब जो खनिज पदार्थ जो मिट्टी में मौजूद हैं वो पानी में घुलकर ही डिजॉल्व फॉर्म में ही रूट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। तो डिजॉल्व फॉर्म में अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए वाटर चाहिए, तभी वह मिनरल्स उस वाटर में डिजॉल्व होगा, घुलेगा, और उसके बाद रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, और रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट्स में, और उसको प्लांट्स अपने लिए उपयोग करेगा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब एक सीड का जर्मिनेशन, नहीं बीज का अंकुरण, आप कंडीशन भी पढ़ते होंगे कि किसी भी सीड के जर्मिनेट होने के लिए क्या सब कंडीशन है, तो उसमें एक कंडीशन वाटर भी है। टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट। तो उसमें एक
वाटर का भी प्रेजेंस जरूरी है। अगर वाटर की अनुपस्थिति हो, वाटर का एब्सेंस हो, तो उसमें सीड का जनरेशन भी संभव नहीं है। और एक और बात जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि वाटर फसल को और भी चीज़ों से बचाता है। जैसे अगर वाटर अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर प्लांट्स में मौजूद है तो आपको ड्राई एयर, सूखी हवा जो होती है उससे पौधे को नुकसान नहीं होता। हॉट एयर करंट जैसे लू के समय में जून जुलाई में या मई जून में जब आपको अधिक धूप होती है और लू चलती है, गर्म हवा चलती है, तो उससे भी आप देखते होंगे कि पौधे एक तरह से झुलस जाते हैं पानी के अभाव में। तो उससे भी आपको अगर पानी उचित मात्रा में पौधों में मौजूद होता है तो उससे भी बचाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है इरिगेशन का, ये पर्पस है जिसके लिए हम लोग क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। अब है कि हम लोग किस किस मेथड को इरिगेशन में यूज करते हैं। तो इरिगेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द अवेलेबल वाटर इन मेनी डिफरेंट वेज। हम लोग के पास जो पानी उपलब्ध है उसको विभिन्न प्रकारों से उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इरिगेट कर सकते हैं। क्या सा वेरियस मेथड है, तो दो मेथड मैंने मेंशन किया है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। मतलब पहले के लोग किस किस मेथड को यूज करते थे जब साइंस डेवलप नहीं था, तो किस तरह से खेतों में सिंचाई की जाती थी, और अभी जब साइंस विकसित है तो किस तरह से वाटर को कंजर्व भी रखना है और वाटर स्कार्सिटी देखते हुए हम लोग उस तरह से इरिगेट करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में पहले आप लोग सुने भी होंगे, कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता था। मवेशियों को यूज किया जाता था पानी को निकालने में, और ह्यूमन लेबर को मानव खुद कुआं से पानी खींचकर या ट्यूबवेल से, और तब खेतों में इरिगेट करते थे। और वह सस्ता जरूर होता था, नहीं क्योंकि उसमें ह्यूमन लेबर और कैटल का यूज किया जाता था तो वो सस्ता होता था, लेकिन कामयाब उतना नहीं होता था। अब बड़े बड़े अगर फील्ड होंगे, खेत होंगे, नहीं तो हम मानव छोटे बर्तन में या छोटे बर्तन से पानी कितना खेतों को दे सकते हैं, तो ये एफिशिएंट उतना नहीं होता था, कारगर नहीं होता था। नहीं, अब है कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या सब थे, तो आप अपने बुक में देखेंगे कुछ नाम भी हैं ट्रेडिशनल। जैसे मोट होता था, मोट मतलब क्या होता था कि उसमें चेन लगा रहता था, कुआं में पुली सिस्टम होता था जिससे वाटर को खींचा जाता था। नहीं, चेन पंप उसी तरह का मेथड होता था, मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत, ये सब नाम था। राहत में क्या होता था कि मवेशियों के द्वारा वाटर को वेल से एक तरह से खींचा जाता था। उस समय में इतना साइंस डेवलप नहीं था जो मोटर पंप का यूज किया जा सके। तो ये डिफरेंट जो मैंने नाम कहा, ये सब ट्रेडिशनल मेथड में फील्ड को इरिगेट करने के लिए ये सब मेथड यूज किया जाता था पहले के समय। अब एक साइंस डेवलप्ड है तो मॉडर्न मेथड यूज होते हैं। मॉडर्न मेथड क्यों यूज होते हैं? तो इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। पानी का कम से कम उपयोग भी हो जाए, जुडिशियस उपयोग हो, हम लोगों की काम भी हो जाए और वाटर कंजर्व भी हो, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी है और पीने के पानी कम है तो पौधों को भी पानी चाहिए। तो वाटर को, उसके स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न मेथड में क्या सब यूज करते हैं। और मॉडर्न मेथड में खास करके ये तब उपयोग ज़्यादा करता है उस क्षेत्र में जहाँ पर वाटर डेफिशिएंट एरिया है, जहाँ पानी की कमी होती है। तो ऐसे कुछ मेथड क्या है मॉडर्न मेथड में मैंने दो फेमस मेथड का नाम मेंशन किया है, स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मेथड क्या है? अब स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। नहीं, आप कभी पूछा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गए होंगे तो वहां पर ये चीज देखने को मिलता है। यह मेथड काफी कारगर है, खास करके वाटर स्कार्स एरिया में, जहां पर खास करके डिजर्ट है या पानी का बहुत ज्यादा अभाव है, नहीं, या बारिश कम होती है, अनइवन रेनफॉल है, नहीं, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप। एक बड़ा सा पाइप होता है और उस पाइप में क्या होता है, टू व्हिच मेनी पाइप्स आर अटैच्ड। मेन पाइप में बहुत सारे पाइप उससे निकले हुए रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सीरीज में, कड़ी में, और दीज परपेंडिकुलर पाइप्स। अब जो देखिए, एक मेन पाइप होता है और उससे साइड से पाइप जुड़े रहते हैं, और उसमें क्या होते हैं कि परपेंडिकुलर जो पाइप जुड़े रहते हैं, कहता है दे हैव नोजल्स एट राइट एंगल। उसमें नोजल लगा रहता है। नोजल का मतलब ऐसे एक सिस्टम लगे होते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, छिद्र होते हैं। अब जैसे ही आप
वाटर फ्लो करेगा उस पाइप से, तो उस स्पोर से वाटर स्प्रिंकल होगा। जिस तरह से आप झरना देखे होंगे उस तरह से पानी निकलता है उससे। तो इस तरह के सिस्टम को स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो जैसे ही पंप से वाटर को अलाउ किया जाता है तो पानी जब निकलता है पर मेन पाइप से तो काफी प्रेशर में होता है मेन पाइपलाइन में, और मेन पाइपलाइन से वाटर उस परपेंडिकुलर पाइप में इंटर करता है and then escapes from the rotating nozzle, और जो ऊपर में लगे होते हैं झरने जैसा या जिससे पानी आपको गुनगुन कर ये झरना की तरह निकलता है, उस नोजल से घूमने वाला नोजल होता है, रोटेटिंग होता है, घूमते रहता है और उससे पानी लगातार निकलते रहता है। कुछ स्प्रिंकल्स वाटर ऑन द क्रॉप, जो फसलों पर पानी को छिड़कता है। जैसे आपने स्प्रेइंग मशीन देखे होंगे, वो भी स्प्रिंकल ही करता है, वो भी इकोनॉमिकल यूज है कि पानी का बचत भी होता है और आपको ज्यादा एक बार में फ्लो भी नहीं करता है, तो वाटर प्लांट्स इरिगेट भी हो जाता है और वाटर कंजर्व भी रहता है। अब एक ड्रिप सिस्टम, अब देखिए ड्रिप एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम आप पढ़े कि रोटेटिंग नोजल के द्वारा क्रॉप पर वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप बिल्कुल पेड़ की जड़ों में दिया जाता है। एकदम पाइपलाइन बिछा हुआ होता है खेतों में, और जो टेप होते हैं, जो नल होता है, वो बिल्कुल एकदम पौधे की जड़ों तक होते हैं, नाली बनी रहती है जो पानी का बिल्कुल नुकसान ना हो। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कि पानी जो भी जाएगा वह बिल्कुल पेड़ की जड़ों में ही जाएगा। वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। तो ये सबसे इकोनॉमिकल मेथड है जिसमें पानी का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है और प्लांट्स को वाटर मिल भी जाता है प्रॉपर अमाउंट में। तो यह एक तरह से वरदान पौधों के लिए, खास करके उस रीजन में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है या वाटर स्कार्स एरियाज है, तो इट इज यूज टू वाटर द गार्डन और द फ्रूट ट्रीज, या फल का बगीचा हो नहीं या खेत हो, क्रॉप फील्ड हो, वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है जहां पर वाटर स्कार्स एरियाज। तो आज हम लोगों ने बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, पर्पस ऑफ इरिगेशन और मेथड्स ऑफ इरिगेशन को डिस्कस किया। आगे की बात अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।